हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग भाग एक स्टार्ट करेंगे संविधान का। हम लोगों ने प्रस्तावना तक का हिस्सा जो है वो कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। तो प्रस्तावना में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद एक संविधान का स्रोत वाला हिस्सा बच जाता है, तो उसको मैं एक वीडियो में किसी दिन कवर करवा दूंगा। उसका ट्रिक वगैरह बता दूंगा, उसको आप लोग ट्रिक से याद रखिएगा। उसको याद ही रखना है कि संविधान के किन किन चीज़ों को कहाँ कहाँ से किस किस देश से संविधान से किस किस देश के संविधान से लिया गया। तो संविधान के स्रोत वाला हिस्सा बचा है, उसको मैं एक आध वीडियो में किसी दिन कवर करवा दूंगा। एक वीडियो में वो बन जाएगा, उसको आपको याद ही रखना है, लेकिन ट्रिक भी मैं बता दूंगा और ट्रिक से याद रखना। आज हम लोग भाग एक वाला हिस्सा स्टार्ट कर रहे हैं। भाग एक में 4 अनुच्छेद आते हैं, वो चारों अनुच्छेद 1, 2, 3, 4 हम लोग लाइन से देखेंगे। अब ये जो हम लोग भाग स्टार्ट कर रहे हैं भाग एक, तो भाग एक से लेके भाग 4 और भाग 5 तक, तो पूरा अनुच्छेद 1 से लेके अनुच्छेद 51 तक पूरा सीक्वेंस में लाइन से अनुच्छेद आप लोगों को याद रखना है। पूरे के पूरे अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई और अलग से इंपॉर्टेंट वाली बात नहीं है। सब अनुच्छेद इसमें इंपॉर्टेंट है। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य वाली सब चीज़ें आती है, तो सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इसमें सही जोड़ी बनाओ वाला क्वेश्चन आता है और डायरेक्ट भी पूछ देता है, ठीक है। तो इसके पूरे अनुच्छेद को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है और समझते हुए चलना है। ये समझेंगे तभी आपको आगे की चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो आज हम लोग भाग एक देखेंगे, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। उसके बाद हम लोग इसके बाद वाले वीडियो में आगे देखेंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसके अलावा हम लोग को क्वेश्चन आंसर वाला सीरीज़ भी स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो आप वो वाला वीडियो भी जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, ठीक है। तो आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, संविधान में टोटल 22 भाग हैं, ठीक। तो देखिए, संविधान में 22 भाग हैं और उसमें क्या है, अनुच्छेद 395। 22 भाग क्या होते हैं? लेसन, ठीक है। आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसमें आप लेसन पढ़ते होंगे 1, 2, 3, 4, वही लेसन का मतलब भाग है। यहाँ पर भाग में बांटा गया है चीज़ों को, और भाग के अंदर भी जो उनको टॉपिक्स में बांटा गया है। आप अनुक्रमांक देखते हैं जब आपने बुक को खोलते हैं तो कि कौन सा चीज़ कहाँ पे दिया गया, तो उसको जो और सेक्शन में बांटा गया और भी भाग को भी जिस चीज़ में बांटा गया है वो अनुच्छेद कहलाता है। तो टोटल 395 अनुच्छेद हैं अभी और 22 भाग हैं, ठीक है। तो वही 22 भागों के बारे में पढ़ रहे हैं अपन, और अनुच्छेद 395 तो अपन पढ़ेंगे। तो भाई एक ही भाग में सबको थोड़ी रहेगा पूरे 395 अनुच्छेद। तो भाग 1 के तहत 1 से 4 तक अनुच्छेद दिए गए हैं। उसके बाद भाग 2 के तहत 5 से लेकर 11 तक अनुच्छेद हैं। तो इस तरीके से अनुच्छेद जो है वो दिए गए हैं, ठीक है। तो आज हम लोग भाग 1 देखेंगे, उसमें अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक दिया गया है, ठीक है। तो देखिए, 3 चीजें हैं। एक तो भारत का संविधान है, भारतीय संविधान है ना। इसमें भारतीय संविधान में क्या है, 22 भाग है और अनुच्छेद 395 है। इसमें जो है वो संविधान क्या होता है, भारत का संविधान एक ऐसा सांचा ढांचा निर्धारित करता है, एक ऐसे नियमावली है जिसके अनुसार कोई भी देश चलता है, तो वो संविधान होता है। उसके बाद देखिए आईपीसी क्या होता है, इंडियन पिनल कोड। पिनल कोड में क्या होता है, सेक्शन होते हैं, धारा होते हैं। इसमें क्या होता है, कोई भी पुलिस वाले आपको कोई गिरफ्तार करेगी, आपको पुलिस अगर, तो आपको आपके जुर्म के तहत आप पर धाराएं लगाएंगी, ठीक है। ताजे राते हिंद दफ़ा 302 ऐसा बोलते हैं ना जो, तो वो आपको कोई भी धारा लगाएगी, धारा के तहत आपका जुर्म डिसाइड होगा। तो वो धारा में डिसाइड होता है। आईपीसी के तहत आपका जुर्म डिसाइड होगा, धारा के तहत आपको जुर्म, ये पुलिस जो है आप पे आरोप मतलब जुर्म दायर करेगी, केस दायर करेगी। उसके बाद सीआरपीसी हो जाता है, ठीक है। तो ये सीआरपीसी भी धारा, ये भी धारा के अनुसार चलता है। जब पुलिस आपको कोर्ट लेके जाएगी, ठीक है, जब पुलिस आपको कोर्ट लेके जाएगी तो कोर्ट किस अनुसार आपको सजा देगी, तो वो ये सीआरपीसी में दिया रहता है। सीआरपीसी में जो धारा रहेगा उसके अनुसार आपको कोर्ट सजा देगी, ठीक है, ठीक है। तो अब अपन भाग 1 देते हैं, भाग 1 देखते हैं, ठीक है। तो भाग 1 के तहत क्या है, संघ एवं उनके राज्य क्षेत्र। भाग 1 में क्या लिखा गया है, संघ एवं उनके राज्य क्षेत्र। अब भाग 1 में ये बताया गया कि भारत जो है, ठीक है, भारत में कितने भारत जो है किन किन राज्यों से मिलकर बना है, कौन कौन से राज्य हैं, वो उसको इसमें पहला भाग में बताया गया। भारत का आकार, शेप है ना, कहाँ से लेके कहाँ तक फैला हुआ है, तो उस सब चीज़ों को किस में बताया गया, भाग 1 में बताया गया। संघ और उनके राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ठीक है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ये अनुच्छेद 1 से लेके अनुच्छेद 4 तक इसके बारे में बताया गया, संघ और उनके राज्य क्षेत्र में। तो उसमें अपन स्टेप वाइज देखते हैं। अब भाग 1 के अंतर्गत चीज़ों को अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक पढ़ना है अपने को। 1 से 4 तक पढ़ेंगे तो भाग 1 आपका समाप्त हो जाएगा। तो भाग 1 के अनुच्छेद 1 में क्या लिखा हुआ है, इंडिया अर्थात भारत, है ना, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा, ठीक है। इंडिया अर्थात भारत, इंडिया बोला गया, पहले क्या है, संविधान जो है वो इंग्लिश में लिखा गया था, बाद में उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया गया है। तो अनुच्छेद 1 में लिखा है इंडिया अर्थात भारत क्या होगा, राज्यों का संघ होगा। संघ, ये शब्द पे ध्यान दीजिएगा, भारत क्या है, राज्यों का संघ है, ठीक है। भारत जो है किसी समझौते का परिणाम नहीं है, मतलब राज्यों के बीच कोई समझौता नहीं हुआ है। राज्य जो है वो भारत का
एक संघ है, मतलब यूनियन है, ठीक है, फेडरल नहीं है। देखिए 3 तरीके की व्यवस्थाएं होती है, 3 तरीके की शासन प्रणाली होती है। एक परिसंघ होता है, कन्फेडरल जिसको बोलते हैं, दूसरा संघ होता है, फेडरल जिसको बोलते हैं, तीसरा होता है यूनियन। तो फेडरल और यूनियन दोनों को ही संघ कहा जाता है हिंदी में, इंग्लिश में नाम अलग है, फेडरल और यूनियन। तीनों का मतलब समझते हैं अपन। एक होता है परिसंघ, कन्फेडरल, ठीक है, इसको बोलते हैं कन्फेडरल। ये अभी अस्तित्व में नहीं है, लेकिन ऐसी भी शासन व्यवस्था होती है। कन्फेडरल में क्या होता है, जो राज्य रहते हैं वो बहुत सारे राज्य मिलकर एक देश का निर्माण करते हैं, और थोड़ी थोड़ी शक्तियां जो रहती है वो देश को दे देते हैं, ठीक है। थोड़ी थोड़ी शक्तियां राज्य जो रहती है वो अपने देश को दे देते हैं, और देश फिर उसके बाद उनका शासन चलाता है, ठीक है। तो ये कन्फेडरल जो रहता है बहुत ही लचीला व्यवस्था होती है, बहुत ही लचीली शासन व्यवस्था होती है। इसमें कोई भी देश जो रहते हैं वो आसानी से उससे अलग हो सकते हैं, ठीक है। कोई भी राज्य जो होते हैं ना, जितने भी राज्य जो एक साथ मिलकर, जैसे 50 राज्य मिलकर एक ठो संघ का निर्माण किए, कन्फेडरल का निर्माण किए, परिसंघ का निर्माण किए, तो वो राज्य जो है बहुत ही आसानी से एक दूसरे से अलग हो सकते हैं, ठीक है। इनके बीच कोई समझौता नहीं होता है, आसानी से कोई भी राज्य जो है वो देश से अलग हो सकता है, वो होती है कन्फेडरल। ये जो होती है ये बहुत ही लचीली शासन व्यवस्था होती है, बहुत ही खराब शासन व्यवस्था होती है, बहुत ही कमजोर शासन व्यवस्था माना जाता है इसको। उसके बाद दूसरा आता है संघ अर्थात फेडरल। ये फेडरल जो होता है ये भी राज्यों के बीच समझौते का परिणाम है। फेडरल क्या है, राज्यों के बीच समझौते का परिणाम है, मतलब एक समझौते के तहत जो रहते हैं वो पूरे राज्य एक दूसरे से जुड़े होते हैं, और राज्य जो रहते हैं वो थोड़ी थोड़ी शक्तियां केंद्र को दे देते हैं, और उसके बाद फिर पूरा एक देश का निर्माण करते हैं। राज्य जो है वो मिल के क्या करते हैं, देश का निर्माण करते हैं, और देश फिर क्या करता है, वो शासन करता है, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अलग जो सब राज्य हैं कन्फेडरल में तो समझौते के तहत जुड़े नहीं होते हैं, कभी भी अलग हो सकते हैं, एकदम आसानी से अलग हो सकते हैं। संघ फेडरल में जो होते हैं वो राज्य जो है वो एक समझौते के तहत जुड़े रहते हैं, थोड़ी थोड़ी शक्तियां केंद्र को दे देते हैं और एक देश का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो राज्य जो अमेरिका है उसमें 50 देश हैं, ठीक है। 50 देश जो है वो एक दूसरे से समझौते के तहत जुड़े हुए हैं। 50 देश का झंडा अलग है, ठीक है, 50 देश का झंडा वगैरह अलग रहता है, रूप मतलब करेंसी सेम रहती है, लेकिन झंडा वगैरह अलग रहता है सब देश का, सब राज्यों का। और राज्य जो रहते हैं एक दूसरे से समझौते से जुड़े हुए हैं। जब चाहे कोई भी राज्य समझौता को तोड़ के अमेरिका से अलग हो सकता है, हालांकि होते नहीं है लेकिन अलग होता है। कई बार अमेरिका टूट चुका है, ठीक है। तो अमेरिका में क्या होता है कि राज्य जो है वो समझौते का परिणाम है, एक दूसरे के समझौते के तहत जुड़े हुए हैं, कोई भी राज्य किसी से भी अलग हो सकता है, वो होती है फेडरल, ठीक है। संघ, तीसरा यूनियन, दोनों को हिंदी में संघ ही बोलते हैं, इंग्लिश में याद रखे रहिएगा फेडरल और यूनियन। तो यूनियन क्या होता है, ये कोई भी राज्य जो है वो समझौते का परिणाम नहीं है। राज्य, सभी राज्य मिलकर एक देश का निर्माण करते हैं, और राज्यों को ये अधिकार नहीं होता है कि वो देश से अलग हो जाए। कभी भी कोई भी राज्य देश से अलग नहीं हो सकता। जो यूनियन क्या है, भारत एक यूनियन है, फेडरल नहीं है। फेडरल में क्या होता है, राज्य जब भी चाहे समझौते को तोड़कर देश से अलग हो सकते हैं, और सबका अलग झंडा होता है। लेकिन यूनियन में क्या होता है, राज्य समझौते का कोई परिणाम नहीं होता है, राज्य मिलकर देश का निर्माण करते हैं, और राज्य जो है वो अपनी सहमति से या किसी भी तरीके से कभी भी देश से अलग नहीं हो सकते हैं। और यूनियन, तो भारत क्या है फिर, ये यूनियन वाले कैटेगरी में आएगा, ठीक है। तो अपन एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कन्फेडरल है, तो एक भवन बना हुआ है, उसमें ईंट ऐसी घुसा दिया गया है, ठीक है, प्रॉपर ईंट को चिपकाया, मतलब कोई सीमेंट वीमेंट नहीं डाला गया, एक के ऊपर एक ईंट रख दिया गया है, तो वो कन्फेडरल है। ईंट को एक ईंट खिसकाए पूरा देश, पूरा जो भवन है वो गिर जाएगा। अब भवन को आप देश मान लीजिए, ईंट को राज्य मान लीजिए, राज्य को खिसकाए पूरा भवन गिर जाएगा, वो परिसंघ है। आसानी से आप किसी भी ईंट को अर्थात किसी भी राज्य को निकाल सकते हैं। फेडरल में क्या होता है, अब सब ईंटों को क्या कर दिए, आप सीमेंट से चिपका दिए, ठीक है, सब ईंटों के अंदर बीच में आप सीमेंट लगा दिए, तो अब वो थोड़ा मजबूत हो गया ना। तो ये जो संघ होता है फेडरल, वो थोड़ा मजबूत होता है। राज्य अलग हो सकते हैं लेकिन समझौता तोड़ना पड़ेगा, थोड़ा कठिन प्रोसेस है। तो ये अमेरिका की इसी तरीके का है। सब राज्य जो है एक दूसरे से अलग हो सकते हैं, लेकिन वो समझौते के तहत एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बहुत कठिन होगा, एक दूसरे से अलग होना बहुत टफ है, ठीक है। तो ये फेडरल होता है, लेकिन अलग हो सकते हैं इसमें। अब तीसरा यूनियन, अब उसके ऊपर आप प्लास्टर कर दिए, पूरा प्लास्टर कर दिए। जैसे कि हम लोग, ये दीवार है, आप देख रहे हैं ये दीवार है, इसमें प्लास्टर हुआ है ना, तो अब ये अलग हो ही नहीं सकते। तो ये है तीसरा यूनियन, ये देश भारत है, ठीक है। यूनियन क्या है, भारत क्या है, यूनियन है। अब 4 ऑप्शन आपको देगा, भारत क्या है, तो आपको रहेगा देश, उसके बाद रहेगा आपका फेडरल, उसके बाद रहेगा यूनियन, और उसके बाद क्या रहेगा, संघ। तो आपको क्या मारना है, यूनियन मारना है, यूनियन। संघ तो फेडरल भी है, तो यूनियन मारना है। चौथे नंबर के ऑप्शन में, डी ऑप्शन में रहेगा यूनियन। तो भारत क्या है, यूनियन है। हिंदी में तो दोनों मतलब एक रहता है, इंग्लिश में आपको मतलब अंतर समझ के रखना है, ठीक है। तो समझ में आया, कन्फेडरल, फेडरल और यूनियन। भारत क्या है, राज्यों का संघ है, मतलब ये समझौते का परिणाम नहीं है, राज्य कभी भी दूसरे से अलग नहीं हो सकते, ठीक। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर किया गया था कि भारत का, इंडिया अर्थात भारत है तो इंडिया क्यों रखेंगे, इंडिया तो इंग्लिश का वर्ड है, तो भारत ही बोल देना चाहिए है, इंडिया अंग्रेज लोग रखे थे करके। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला, डिसीजन दिया कि ये याचिका फालतू का याचिका है, इंडिया अर्थात भारत
कॉन्स्टिट्यूशन के अनुच्छेद 1 में बोल ही दिया कि इंडिया अर्थात भारत, तो फिर और क्या उसको अलग का इंडिया को भारत रखो, ये सब कोई मतलब का नहीं है, बोल दिया सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अब अनुच्छेद 1 के तहत क्या बोला गया, 3 चीजें बोली गई। नंबर 1 ए, नंबर 2 ये बोला गया है और नंबर 3 ये बोला गया है। नंबर 2 क्या बोला गया है, अब इंडिया जो अब राज्य है ना, राज्य, तो अब राज्यों का संघ होगा तो कौन कौन से राज्य होंगे, ठीक है, कौन कौन से राज्य होंगे, तो इसको बताया गया है, ये पहले ये दूसरा पॉइंट पे बताया गया है, पहली अनुसूची में बताया गया है। पहली अनुसूची में अब राज्यों का नाम दे दिया गया है। भाई भाग किस में डिवाइड है, अनुच्छेद में, अनुच्छेद किस में, अब उसके बाद अनुसूची में क्या किया गया, पूरे जितने भी राज्य हैं 28 राज्य हैं, तो उन सब 28 राज्यों का नाम किस में बताया गया है, पहली अनुसूची में 28 राज्यों का नाम गिवन है संविधान में। ठीक है, अब ये तीसरा पॉइंट ये है कि 3 प्रकार के क्षेत्र होंगे। अब बताया गया है संघ, राज्यों का संघ होगा तो किस तरीके का, भारत कैसे होगा, तो 3 टाइप के क्षेत्र रहेंगे भारत में। क्या क्या रहेंगे, राज्य रहेगा यानी स्टेट, केंद्र शासित प्रदेश रहेगा या यूनियन टेरिटरी, और अर्जित क्षेत्र रहेगा। तो राज्य रहेंगे 28 राज्य हैं अभी, केंद्र शासित प्रदेश रहेंगे, यूनियन टेरिटरी, ठीक है, तो यूनियन टेरिटरी इनको बनाया जाएगा। जो आप यूनियन टेरिटरी वाले वीडियो में जाके देख सकते हैं, मैंने बताया यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश बनाने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया चाहिए, क्या क्या किन किन चीज़ों की, किन किन राज्यों को यूनियन टेरिटरी बनाया जाता है। तो आपको दूर रहना चाहिए, ठीक है, उनकी अलग सामाजिक संस्कृति परंपराएं रहनी चाहिए, तो उन सब चीज़ों को क्या करता है, यूनियन टेरिटरी बना दिया जाता है केंद्र शासित प्रदेश। तो वर्तमान में कितना है केंद्र शासित प्रदेश, 8 हैं। और तीसरा रहेगा अर्जित क्षेत्र। अर्जित क्षेत्र का मतलब जैसे कि कराची में या बलूचिस्तान में हमला कर दिए, उसको अपने देश में मिला लिए, ठीक है, तो वो जो रहेगा वो अर्जित क्षेत्र है। वर्तमान में भारत किसी पे हमला करता नहीं है पहले, तो ये अर्जित क्षेत्र शून्य है, अभी अर्जित क्षेत्र एक भी नहीं है। बाकी स्टेट 28 तो है, यूनियन टेरिटरी कितने तो हैं, 8 तो हैं। ठीक है, तो भारत को अर्थात राज्यों के संघ को, इंडिया अर्थात भारत को 3 क्षेत्र में बांटा गया है, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और अर्जित क्षेत्र, 3 क्षेत्र हैं भारत में हैं। ठीक है, तो आपको अनुच्छेद 1 पूरी तरीके से समझ में आया, क्या बोल रहा हूं, एक एक शब्द का मतलब समझना है आपको, कॉन्स्टिट्यूशन में एक एक शब्द का मतलब समझना है, और मैं एक एक शब्द का मतलब आपको समझाते चल रहा हूं। ठीक है, कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एक एक शब्द का मतलब इसमें क्लियर होना चाहिए, एक एक शब्द में घुमा घुमा के सवाल पूछेगा। ठीक है, तो ये आपका अनुच्छेद 1 हो गया। ठीक है, अब देखिए अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 के तहत आप क्या कर सकते हैं, पहला अनुच्छेद में क्या बोला गया है, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। अब कौन कौन से राज्य हैं ये सब बता दिया गया है। दूसरा अनुच्छेद में बताया गया है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। ठीक है, आप नए राज्यों का प्रवेश, दूसरे देश को आप अपने में मिला के क्या कर सकते हैं, दूसरे देश को अपने में मिला सकते हैं, नए राज्यों को प्रवेश कर सकते हैं, मतलब नए देश को अपने देश में प्रवेश करके अपने देश का दायरा बढ़ाना, वही मतलब है नए राज्यों का प्रवेश या फिर स्थापना। ये अनुच्छेद 2 में बताया गया है। अब एग्जाम्पल के लिए मैं अनुच्छेद 2 को एक्सप्लेन करने के लिए एग्जाम्पल ले रहा हूं, जैसे कि सिक्किम को 16 मई 1975 को भारत में मिलाया गया। देखिए ये आपका 1959 में, ठीक है, 1959 में क्या हुआ था, चीन तिब्बत पे हमला कर दिया। अब तिब्बत में हमला करके तिब्बत को हथिया लिया, और तिब्बत में जो लोग रहते थे उसको एक को दूसरे जगह फेंक दिया, एक को दूसरे जगह भेज दिया, सबको अलग अलग कर दिया। ठीक है, तो एक का खेत दूसरे जगह है और आदमी को दूसरे जगह भेज दिया, घर दूसरे जगह, आदमी को दूसरे जगह भेज दिया। अब हथिया लिया आपने तो तिब्बत, तो उस समय तिब्बत से लगा हुआ क्या था, सिक्किम था। तो सिक्किम को यह डर था कि चीन जो है वो सिक्किम को भी हथिया लेगा, तो सिक्किम ने क्या किया, भारत से मिलने का समझौता, भारत से एक समझौता किया। ठीक है, तो भारत ने कहा सिक्किम को कि हम आपको सिक्किम को यह भी डर था कि हम भारत में भी अगर शामिल हो गए तो भारत वाले भी क्या करेंगे, हम और एक व्यक्ति को केरल मत भेज दें, एक व्यक्ति को गुजरात मत भेज दें, और हम लोगों के भी क्षेत्र को अलग अलग मत कर दें। तो भारत ने कहा कि आपको हम लोग उतनी ही, आपके जो सिक्किम को है एक अलग राज्य का मान्यता दिया जाएगा भारत में, और जो भारत में अलग राज्यों, भारत में जो जितने भी राज्य हैं उनको जितने शक्ति और अधिकार प्राप्त हैं उतने शक्ति और अधिकार आपको भी दिए जाएंगे, ऐसा बोला भारत। लेकिन सिक्किम ये चाहता था, सिक्किम को डर था, तो सिक्किम चाहता था कि पहले मैं एक बार शामिल होकर देखता हूँ, पूरी तरीके से शामिल नहीं होता, एक बार ट्रायल करके देखता हूँ एक तरीके से। तो सिक्किम 35वां संविधान संशोधन किया गया 1974 में, और सिक्किम को सह राज्य बनाया गया, पूरी तरीके से एक राज्य नहीं बनाया गया, सह राज्य बनाया गया। सिक्किम एक ट्राई करके देखना चाहता था, तो 2A में जोड़ा गया। अनुच्छेद 2A के तहत क्या किया गया, सिक्किम को 35वां संविधान संशोधन 1974 के तहत सिक्किम को एक भारत का सह राज्य बनाया गया। अब सिक्किम ने देख लिया कि हाँ भाई भारत जो बाकी राज्यों को जो अधिकार दे रहा है उतना ही अधिकार और उतना ही रिस्पेक्ट हम लोग को भी दे रहा है। तो 36वां संविधान संशोधन किया गया भारत के संविधान में, और 1975 में 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा दे दिया गया, मतलब पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया।
इसको पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सिक्किम को किस संविधान संशोधन के तहत भारत में मिलाया गया? तो 36वां संविधान संशोधन किया गया 1975 में और सिक्किम को भारत में मिलाया गया। तो अब आप समझ में आया अनुच्छेद 2 क्या है? नए राज्यों को प्रवेश कर देना है भारत में, नए देश को प्रवेश दे सकते हैं, देश को राज्य बोल रहे हैं, तो नए राज्यों को प्रवेश कैसे देना है भारत में और उसको अपना एक राज्य कैसे बनाना है, वो अनुच्छेद 2 के तहत आपको बताया गया है। ठीक है, अब देखिए अनुच्छेद 2 यही है। अब अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 3 में क्या बोला गया है? नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं और नाम में परिवर्तन। भाई अनुच्छेद 2 में क्या बताया गया? दूसरे देश को अपने देश में मिलाना। और अनुच्छेद 3 के तहत क्या बताया? दूसरे देश को अपने देश में मिला के उसको एक राज्य का दर्जा देना अनुच्छेद 2 में बताया। अनुच्छेद 3 में अब अपने देश के भीतर कोई चेंजेस करना है, एक राज्य को तोड़ के 2 राज्य में विभक्त करना है, या फिर 2 राज्य को मिला के एक राज्य बना देना है, नाम को परिवर्तन कर देना है, क्या क्या चीज़ वो बोल रहा है। क्षेत्र में परिवर्तन मतलब छत्तीसगढ़ को और तोड़ के दूसरा राज्य बना दिया, 2 राज्यों को जोड़ के एक राज्य बना दिया, आंध्र प्रदेश को तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग किया गया था, तो उस समय वो चीज़ हुआ था। तो बहुत सारी चीज़ जो अपने देश के भीतर आप राज्यों को तोड़ देते हैं, 2 राज्यों को मिला के एक राज्य बना देते हैं, वो सब। तो क्षेत्र में परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन, वही आंध्र प्रदेश पूरा एक था, तेलंगाना को तोड़ के अलग कर दिया गया। या नाम में परिवर्तन, तो नाम भी आप लोगों ने देखा, पहले सेंट्रल प्रोविजन बोला जाता था, बीच में मध्य प्रदेश को, बाद में उसका नाम मध्य प्रदेश कर दिया गया। बिहार को भी पहले दूसरा नाम था, उसका नाम फिर अलग कर दिया गया। ठीक है, तो इसके तो आप अपने राज्य में कोई फेरबदल कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, तो अनुच्छेद 3 के तहत करेंगे। अगर कहीं दूसरे देश को अपने देश में मिलाना है तो अनुच्छेद 2 के तहत मिलाएंगे। समझ में आया? एकदम क्लियर, एकदम आसान भाषा में समझा रहा हूं। ये जो है थोड़ा टफ लैंग्वेज है, एकदम आसान भाषा में समझो। अनुच्छेद 2 के तहत दूसरे देश को अपने देश में मिलाना, अनुच्छेद 3 के तहत अपने देश के भीतर फेरबदल करना। ठीक है, नाम, क्षेत्र, सीमा में परिवर्तन कर दिया, अनुच्छेद 3 के तहत करेंगे। क्वेश्चन पूछा है दूसरे देश को अपने देश में मिलाने के लिए किस अनुच्छेद में के तहत मिलाया जाता है? अन्य देश को अपने देश में शामिल, अनुच्छेद 2। और अपने देश में एक राज्य को तोड़कर अन्य राज्य बना दिया जाता है, अनुच्छेद 3 के तहत। ठीक, तो अब इसको ध्यान रखेंगे। अब अनुच्छेद 3 का अपन एग्जाम्पल देख लेते हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रदेश से 1 नवंबर सन 2000 को अलग हुआ था। उसी तरीके से उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था 9 नवंबर सन 2000 को। उसी तरीके से झारखंड बिहार से अलग हुआ था 15 नवंबर सन 2000 को। तो ऐसा जो है अनुच्छेद 3 के तहत को कई ठो चीज़ों को बदल के देखा गया है। अब होते रहता है, राज्य जो है टूटते रहता है, 2 राज्य जुड़ के अलग राज्य बन जाएंगे, तो एक राज्य को दूसरे राज्य में तोड़ दिया जाएगा। इस तरीके की चीज़ें अनुच्छेद 3 के तहत की जाती हैं। ठीक है, अनुच्छेद 3 समझ गए आप लोग। अब अनुच्छेद 4 देखते हैं। अनुच्छेद 4 में यह बोला गया है कि अब अनुच्छेद 2 के तहत अगर कोई राज्य को अंदर घुसा रहे हो, प्रवेश दे रहे हो, या अनुच्छेद 3 के तहत, है ना, या फिर क्या कर रहे हैं, नए राज्य का निर्माण कर रहे हो, अगर कहीं एक राज्य से तोड़ के नए राज्य का निर्माण कर रहे हो अंदर ही अंदर, तो अनुच्छेद 2 और 3 के तहत अगर आप ऐसे कर रहे हो तो 368 के तहत संविधान संशोधन उसको नहीं माना जाएगा। ठीक है, 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। देखिए 368 से बाहर रखा गया है इसको। संविधान संशोधन किसके तहत किया जाता है? तमाम प्रकार के 368 के तहत किया जाता है। भाई 368 के तहत जब आप संविधान संशोधन करोगे तो उसको राष्ट्रपति की पूर्व सहमति लेनी पड़ती है उसमें। ठीक है, क्या करना पड़ता है? राष्ट्रपति की पूर्व सहमति लेनी पड़ती है। लेकिन आप ये अगर करोगे, ठीक है, राज्यों को प्रवेश दे रहे हो, राज्य का निर्माण कर रहे हो, तो इसमें आप साधारण बहुमत से कर सकते हो। साधारण बहुमत से इसको 50% प्लस 1 बहुमत से कर सकते हो। अब ये जो है साधारण बहुमत, देखिए 500 कितना सीट है? 45 सीट है टोटल। अब इसका आधा करोगे तो कितना आएगा? 273 सीट आएगा। तो 273, कोई भी सरकार को सरकार बनाने के लिए, मतलब कोई भी जो पार्टी जीतती है उसको सरकार बनाने के लिए कितना सीट चाहिए? 273 सीट चाहिए। तो ये तो 50% प्लस 1 तो ऑलरेडी है, ये 273 है मतलब। तो कोई भी सरकार संसद में आसानी से, कोई भी सरकार जब चाहे तो ये दोनों चीज़ें कर सकती है। इसको कोई भी संविधान 368 के तहत इसको संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, इसको 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। साधारण बहुमत के माध्यम से कर सकती है और राष्ट्रपति की पूर्व सहमति भी नहीं लगेगी, क्योंकि 368 के तहत जब संविधान संशोधन होता है तब राष्ट्रपति की पूर्व सहमति, राष्ट्रपति के पास साइन, सॉरी एक चीज़ करेक्शन करिएगा, राज्यों का प्रवेश या राज्य निर्माण के लिए राष्ट्रपति से सिग्नेचर नहीं करवाना पड़ेगा, पूर्व सहमति तो लेनी पड़ेगी। देखिए अनुच्छेद 2 के तहत भी नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना करते हैं तो राष्ट्रपति की पूर्व सहमति लेनी पड़ती है, और अनुच्छेद 3 के तहत ही नए राज्य का निर्माण करते हैं तो राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है। ये के नाम मात्र का है, राष्ट्रपति तो वैसे भी औपचारिक प्रमुख है। पूर्व सहमति मतलब एक तरीके से आप फॉर्मेलिटी मानिए, वो दे ही देते हैं सहमति, तो सरकार जो चाहे वो कर सकती है। तो ये फॉर्मेलिटी, लेकिन याद रखिएगा राष्ट्रपति की पूर्व सहमति लेनी पड़ती है। तो देखिए इसको 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। क्यों बोला गया ये मैं बता रहा हूं। देखिए 368 में डाल दिया जाता ना, 368 के तहत अगर संविधान संशोधन किया जाता तो राष्ट्रपति से सिग्नेचर कराना पड़ता।
ठीक है, राष्ट्रपति से सिग्नेचर, अब राष्ट्रपति वीटो पावर का प्रयोग कर देता तब फिर, लेकिन इसको 368 के तहत संविधान संशोधन रखा ही नहीं गया है, तो राष्ट्रपति को सिग्नेचर कराने का जरूरत ही नहीं है। अब राष्ट्रपति से सिग्नेचर कराने का जरूरत नहीं है तो स्टैंडिंग गवर्नमेंट जो है आसानी से किसी भी राज्य का कर लेती है। साधारण बहुमत से 50% प्लस 1 तो बहुमत रहता ही है। जो सरकार बीजेपी है, जैसे बीजेपी के पास 50% प्लस 1 बहुमत तो है ही, कोई भी सरकार बनाएगा तो 50% प्लस 1 बहुमत तो रहेगा ही, तो ये आसानी से इसको किया जा सकता है। ये ऐसा प्रावधान किया गया है, आसानी से साधारण बहुमत से आप करके ये दोनों काम कर सकते हैं। आपको कोई भी तरीके के 368 के तहत संविधान संशोधन का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अनुच्छेद भाग 1 में चारों अनुच्छेद आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।